तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वाई साइंस। आज मैं आपके सामने मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट का थर्ड लेक्चर लेके आया हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको सिर्फ पहले दो वीडियो के का एकदम समरी या मेन पॉइंट बता दूं, तो फर्स्ट वीडियो जो था ना, मेरा फर्स्ट लेक्चर इस पे, उस पर जो मेन स्ट्रेस था वो था मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज, मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और वहां पे फॉर्मूला था क्यू वी बी साइन थीटा, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला। जो सेकेंड वीडियो था वहां पे साइक्लोट्रॉन तो था बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था वो था मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर कैरिंग करंट प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। उसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। उसका फॉर्मूला था मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला था। मतलब वहां पे हम लोग लेंथ ऑफ वायर भी लेते थे इन टर्म्स ऑफ वायर, आई एल बी साइन थीटा। अब मैंने ये फॉर्मूला इसलिए लिखा है क्योंकि अभी जो आगे आज का जो वीडियो है मेरा, ये आज का जो लेक्चर है, वो इसी फॉर्मूला को लेते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूला का एप्लीकेशन देखने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने आपके लिए डायग्राम बना के दिया हुआ है। ये तीनों डायग्राम एक ही का है और ये है टॉर्क ऑन अ करंट लूप। मतलब इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर आपने पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में, साइंस में शायद पढ़ा ही होगा। तो उसी का एप्लीकेशन हम लोग, मतलब वही चीज हम लोग वापस पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन दिस ऑफ टॉपिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से टॉर्क क्रिएट होता है और आपका मोटर चलता है। लेकिन हम लोग एकदम डिटेल में मोटर के हिसाब से नहीं जा रहे हैं, हम लोग एक कॉइल कंसिडर कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये कॉइल दिख रहा होगा आपको, ए बी सी डी कॉइल, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। इसमें ए बी और सी डी का लेंथ L1 है, BC और AD का लेंथ L2 है। और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा है, आपका नॉर्थ साउथ है और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो इस तरह डायरेक्शन में, मैंने जो डायरेक्शन दिखाया उस डायरेक्शन में आपका ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ मैं B लिख देता हूँ। चाहिए तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ का लेंथ L1 है और यहाँ का लेंथ L2 है। अब क्या होगा कि यहाँ पे देखिए करंट का डायरेक्शन भी दिखाया गया, ब्लू एरो से करंट का डायरेक्शन है B से A, यहाँ से B से C, C से B। दिस इज हाउ द करंट इज मूविंग। अब यहाँ पे आगे भी कोई चीज है, आप लोग अपने 10th में किया होगा, वो कार्बन ब्रशेस, कम्यूटेटर, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब उस पे हम लोग इसमें ज्यादा अभी इस समय इंटरेस्टेड नहीं है। हमारा इंटरेस्ट सिर्फ इसी पे है कि ये मैग्नेटिक फोर्स जो अप्लाई करना है ना, किस तरीके से काम करता है इस कॉइल पे, हमारा फोकस उसी पे है। तो आगे का जो पार्ट है उस पे हम लोग अभी ध्यान नहीं दे रहे, मतलब उसको हम लोग कंसिडर भी नहीं करें। वो है मगर वो अपनी जगह पे है। ठीक है, अब देखिए तो क्या होगा। अब ये करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फोर्स होगा इस वायर पे। तो आ जाते हैं हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे। ठीक है ना, तो ये एरो आपका किसका डायरेक्शन बताएगा, ये बताएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। और ये करंट का डायरेक्शन है। तो अगर हम लोग ऐसे रखेंगे ना, अगर ऐसे, ये तो देखिए सामने बोर्ड पे आपको ऐसे देखना पड़ेगा। यहाँ पे आपका ये प्लेन है, अपना कॉइल है, जो कि ये जो कॉइल है वो पैरेलल है टू द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जिस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन आपका कॉइल भी है। तो अगर कॉइल का एग्जांपल देना है तो मैं ऐसे ले सकता हूँ कि देखिए ये आपका कॉइल है और यही आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर आप देखेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जा रहा है, करंट है ना ऐसा जा रहा है, कॉइल में करंट जो है ऐसे जा रहा है इधर। तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ, थंब जो है ऊपर की तरफ है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो AB है ना, उस पे जो हमारा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट हो रहा है वो ऊपर की तरफ एक्ट हो रहा है। सपोज ये मैग्नेटिक फोर्स FM1, ठीक है, ये ऊपर की तरफ एक्ट हो रहा है। अगर हम CD पे देखेंगे ना, CD पे करंट का डायरेक्शन D से C है। आप फिर अप्लाई करिए, आप फिर अगर अप्लाई करेंगे तो अभी आपका करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो वापस हमको प्लेन ही लेना पड़ेगा। तो प्लेन लेंगे ना, तो देखिए ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और करंट ऐसे जा रहा है उस तरफ। तो यहाँ से आपको प्लेन से नहीं समझेगा। वापस देखिए, ये आपका करंट उधर जा रहा है, उस तरफ जा रहा है, ये वाला साइड, ये जो साइड है वहां जा रहा है। और ये जो इंडेक्स फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड का, थंब नीचे की तरफ है। अब थंब अगर नीचे की तरफ है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा वो नीचे की तरफ होगा।
FM3 मैग्नेटिक फोर्स 1, मैग्नेटिक फोर्स 3। अब ये दोनों फोर्स देखिए पैरेलल है, ऑपोजिटली डायरेक्टेड है, और उनके बीच में हम लोग बोल सकते हैं कि भाई एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। मैं फोर्स को यहां से दिखा देता हूं, इस जगह से, ये आपका फोर्स है, वो तो कहीं से भी दिखा सकते हैं, लेकिन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मैं वहां से दिखा रहा हूं, FM3। तो ये FM1 ऊपर की तरफ है, FM3 नीचे की तरफ है, उनके बीच में डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस L2 है। तो दो पैरेलल ऑपोजिट डायरेक्टेड फोर्सेस सेपरेटेड बाय अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनते हैं? वो बनता है मोमेंट ऑफ कपल या टॉर्क, उसको हम टॉर्क बोलते, याद करिए, दैट इज कॉल्ड एज अ टॉर्क। इसका मतलब एक टॉर्क क्रिएट हो रहा है, ये ऊपर और नीचे करके, तो ये क्या करेगा? कॉइल को रोटेट करेगा, ये कॉइल को घुमाएगा, है कि नहीं? तो देखिए आपका जो फोर्स का फॉर्मूला तो यही है, तो इसके लिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा? टॉर्क का फॉर्मूला होता है वन ऑफ द फोर्सेस इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वन ऑफ द फोर्सेस, कोई भी एक फोर्स ले लो, तो इसके लिए करंट सपोज I है, करंट I सपोज फ्लो हो रहा है। अच्छा, लेंथ हम लोग ले लेंगे यहाँ पे L1, I L1 P साइन थीटा, ये तो फोर्स हो गया, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ना ये जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है विच इज इक्वल टू L2, तो ये हो जाएगा L2, तो इसको हम लिख सकते हैं I L1 L2 B। अच्छा थीटा, अब थीटा यहाँ देखिए कैसा है, ये आपका लेंथ है AB, और आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है इस साइड को परपेंडिकुलर है, ये आपका फील्ड है, सॉरी ये आपका AB है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो आपका AB जो लेंथ ऑफ द वायर है और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो आपका साइन थीटा तो 90 डिग्री इधर लिख सकते हैं हम लोग, साइन 90, तो साइन 91 हो जाता है। तो ये आपका टॉर्क एक्ट करेगा कब? जब स्टार्ट होने वाला है, जब आपका ये कॉइल प्लेन जो है, प्लेन ऑफ द कॉइल जब पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड को, उस समय जो टॉर्क एक्ट हो रहा है वो है I L1 L2 B। साइन थीटा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि लेंथ ऑफ द कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल 90 है। ये आपका कंडक्टर है और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो कंडक्टर इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों के 90 डिग्री है, साइन 91 होता है, वो नहीं लिखते हैं, तो ये टॉर्क एक्ट हो रहा है। इस टॉर्क की वजह से आपका कॉइल घूमेगा, ठीक है। अब आपका कॉइल घूमेगा, तो ये तो सपोज एकदम स्टार्टिंग कंडीशन है, हम लोग एक बीच का पोजीशन लेते हैं, घूम के सपोज ऐसा आ गया है, इस तरह से ये घूमा, और एक मिडिल पोर्शन कहीं भी बीच में, सपोज इस जगह पे हम लोग इसको अभी एनालाइज करेंगे, तो इस तरह से घूम चुका है। अब जब घूम चुका है तो उसको मैं यहां से हम लोग दिखाते हैं अलग से, सिर्फ एक लाइन दिखा रहा हूं मैं, BC, ध्यान से देखिएगा, ये BC दिख रहा है, ये BC, तो ये आपका BC लेंथ है, करंट जा रहा है B से C से B, करंट जा रहा है C से B। अच्छा, C की तरफ करंट आ रहा है, जो करंट आता है, कोई चीज आ रही है सामने तो हम लोग डॉट दिखाएंगे, और B से A करंट जा रहा है, कोई चीज जा रही है तो यहाँ पे क्रॉस दिखाएंगे, तो B पे मैंने करंट का क्रॉस दिखाया, C पे मैंने डॉट दिखाया, क्योंकि मैंने आपको बोला है कोई चीज आपके सामने आ रही तो डॉट दिखाने का, और कोई चीज आपसे दूर जा रही है तो उसको हम लोग क्रॉस में दिखा रहे हैं, तो वो चीज हो गया। ओके, आपका ये जो M1 है, इसको मैं FM1 लिख देता हूं, और ये आपका FM3, ये दोनों हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे, ये दोनों हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर रहेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर इस पोजीशन में फर्क क्या होने वाला है पता? इस पोजीशन में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था यहाँ सीधा था, सीधा परपेंडिकुलर L2 था, लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे L2 नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका FM1 और FM3 वर्टिकल है तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, तो L2 तो हॉरिजॉन्टल किसी बात में नहीं है, हॉरिजॉन्टल अगर देखें ना तो ये डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल, ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस हम लोग अगर सेंटर से लेंगे, अभी आपका ये देखिए एक्सिस है कॉइल का, एक्सिस से कॉइल घूम रहा है, तो ये हमारा एक्सिस ऑफ द कॉइल है, तो FM1 के लिए हम लोग ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, FM3 के लिए भी वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, दोनों के लिए सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाएगा विच इज हॉरिजॉन्टल, तो वो निकालना पड़ेगा। अब वही आपको पूरा समझना है कि वो हम लोग कैसे निकालेंगे ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस।
तो पहली चीज, ये आपका कॉइल है, तो ये जो आपका n वेक्टर है ना, n वेक्टर, दैट इज डिनोटिंग द एरिया वेक्टर। आपका जो n वेक्टर है दैट इज डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। अभी एरिया वेक्टर के बारे में फ्लक्स में हमने पढ़ा है कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होता है। अब देखिए यहाँ पे पहला कंडीशन देख लीजिए, पहले कंडीशन में अब आपका ये देखिए, ये आपका अगर कॉइल है इस तरह से, तो नॉर्मल एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। तो ये प्लेन आपका कॉइल है तो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, इस तरह से होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका डायरेक्शन होगा एरिया वेक्टर का। अब आपका कॉइल इंक्लाइंड है तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन उसको परपेंडिकुलर होना चाहिए सरफेस को, तो इस डायरेक्शन में। अब अगर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, ये पहले एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर था ना, तो एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में 90 डिग्री था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अब ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, इधर 90 डिग्री होगा, सॉरी थीटा होगा, सपोज वो थीटा होगा। तो ये थीटा किसके बीच में, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर ये थीटा है तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा ले सकते हैं, यहाँ पे 90 होगा, 90 डिग्री, दिस इज परपेंडिकुलर, है कि नहीं। ये आपका 90 माइनस थीटा होगा तो ये थीटा हो जाएगा। समझ गए थीटा कैसे हुआ, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 और ये थीटा। ये थीटा क्यों निकाला मैं बताता हूँ। हमको ये डिस्टेंस निकालना है ना, ये डिस्टेंस दोनों फोर्सेस का जो परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, तो ये कितना होगा भाई। अब ये देखिए, ये लेंथ जो है वो है L2/2, मतलब हाफ L2 है, ये डिस्टेंस है हाफ L2 हाइपोटेनस, और ये जो साइड है वो थीटा के सामने है, तो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो होगा हाफ L2 sin थीटा। प्लीज अंडरस्टैंड, Fm1 के लिए होगा हाफ L2 sin थीटा, और Fm3 के लिए भी वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा एज पर द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो मिडिल एक्सिस ऑफ रोटेशन जहां से घूम रहा है वहां से अगर लेंगे तो ये जो डिस्टेंस होगा वो Fm1 के लिए भी होगा, और ये डिस्टेंस जो होगा वो Fm3 के लिए भी होगा। अब ये आपका Fm1 और Fm3 तो सेम ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। देखिए फोर्स जो था ना, फोर्स Fm1 इज इक्वल टू Fm3, उसमें कोई बदलाव नहीं, I L1B, और ये sin 90 लिखने की जरूरत नहीं, I L1B वो वैसा ही है। जब हम टॉर्क लिखेंगे ना, टॉर्क जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे Fm1 इंटू उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है प्लस Fm3 इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। Fm1 है I L1B इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, हाफ L2 sin थीटा, प्लस I L1B इंटू हाफ L2 sin थीटा। अब ये देखिए I L1 L2 और आपका B sin थीटा तो सब बाहर आ जाएगा, I L1 L2 B sin थीटा, और हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा, तो आपका टॉर्क हो जाएगा I L1 L2 B sin थीटा। Now what is L1 into L2? L1 into L2 तो है भाई एरिया ऑफ द कॉइल, लेंथ into breadth. So can I say torque is equal to IAB sin थीटा। अब ये एक कॉइल का टर्न है, एक ही कॉइल, लेकिन एक कॉइल तो नहीं होता वहां, तो n नंबर ऑफ टर्न्स होता है। For n number of turns of coil, अगर n टाइम घुमाएंगे तो टॉर्क हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू NIAB sin थीटा। भाई ये फाइनल फॉर्मूला है, फाइनल फॉर्मूला, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर द टॉर्क ऑन अ करंट लूप। ये कहां पे, थीटा, कोई रैंडम पोजीशन, कहीं भी बीच के पोजीशन पे जहां पे आपका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा है, उस समय उस जगह पे उस कॉइल पे जो टॉर्क एक्ट हो रहा है उसका फॉर्मूला NIAB sin थीटा, जहां पे n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है, I जो है करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप है, A जो है वो एरिया ऑफ अ कॉइल है, सिंगल कॉइल का एरिया विच इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, B वो जिस मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म में रखा गया है, और थीटा जैसे मैंने बताया एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल।
तो ये आपका फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला है टॉर्क का। अभी यहाँ पे एक क्वेरी है जो हम लोग को क्लियर करना चाहिए। वो क्या है? सर आपने ए बी और सी डी के बारे में ही डिस्कस किया, आपने बी सी और ए डी साइड के बारे में डिस्कस ही नहीं किया। हमने जो फोर्सेस के बारे में बात किया वो तो सिर्फ हमने ए बी और सी डी के बारे में बात किया। व्हाट अबाउट बी सी एंड ए डी? बात करते हैं उस पर बात करेंगे, अभी कर रहा हूं मैं। मगर मैं आपको ये बताऊंगा कि बी सी और ए डी की वजह से टॉर्क क्रिएट नहीं होता, ये मैं आपको बताने वाला हूं। ये आप ध्यान दीजिएगा कैसे। आपका ए बी और सी डी तो मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है, लेकिन आपका BC और AD तो पैरेलल है ना, वही लाइन में देखिए, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है और ये आपका जो AB ऐसे है, तो परपेंडिकुलर हो गया। लेकिन आपका CD तो ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में, तो दोनों पैरेलल हो गया। पैरेलल हो गया मतलब साइन 0 हो गया, थीटा 0 हो गया। पैरेलल मतलब थीटा 0, अगर थीटा 0 है तो साइन 0 हो जाएगा। मतलब इस कंडीशन में मैग्नेटिक फोर्स इज 0। मैग्नेटिक फोर्स फॉर AB एंड AD इज 0। आई होप दैट इज क्लियर। बिकॉज BC एंड AD आर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, थीटा 0 है तो मैग्नेटिक फोर्स 0 हो गया, तो टॉर्क होने का सवाल ही नहीं। ये कब? जब ये कंडीशन होगा। अब आप बोलेंगे सर इस कंडीशन में जब एंगल थीटा उधर, उस समय क्या होगा सर? क्योंकि इस समय तो पैरेलल नहीं है, करेक्ट। इस कंडीशन में वो पैरेलल नहीं है मैग्नेटिक फील्ड को, तो कैसे होगा? तो देखिए आपका AB और आपका एरिया वेक्टर वो दोनों परपेंडिकुलर है और BC जो है वो उनको ऑपोजिट है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर ये 90 डिग्री पे है तो ये 0 डिग्री पे है। तो अगर आपका एरिया वेक्टर थीटा है तो आपका जो BC होगा उसका जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? वो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर, AB परपेंडिकुलर है और BC पैरेलल, मतलब BC और AB दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। तो अगर आपका AB का एंगल हमने थीटा लिया है तो BC का जो एंगल होगा, BC साइड का जो एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है ना। अब 90 माइनस थीटा होगा तो मैं इसका फोर्स लिखता हूं कहीं पे, चलो यहां लिख देता हूं, फॉर BC एंड AD, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो उसका जो फोर्स होगा ना उसको हम लोग नाम दे सकते हैं। यहाँ पे हम लोग, मैंने 1 और 3 लिया तो यहाँ पे हम लोग 2 और 4 ले लेंगे। FM2 है ना इज इक्वल FM4। अब इनका देखिए कैसा रहेगा, इनका है ना IL2B साइन 90 माइनस थीटा, IL2B साइन 90 माइनस थीटा, बिकॉज एंगल है साइन 90 माइनस थीटा। अब इसमें फोर्सेस देखिए कैसे एक्ट होगा। अगर आप ये दोनों के लिए अगर आप ये अप्लाई करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो आपको देखिए इमेजिन करना पड़ेगा, यहाँ बोर्ड है तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, और आपका करंट जो है ना ऐसे जा रहा है इस तरीके से। तो आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है ना वो इस तरफ एक्ट होगा, अंदर की तरफ, FM2 अंदर की तरफ एक्ट होगा। अच्छा इधर का अगर आप अप्लाई करेंगे ना, यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में, तो करंट इस डायरेक्शन में, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक ऐसे जा रहा है, तो आपका जो फोर्स होगा ना वो उस डायरेक्शन में, आपको थोड़ा रख के समझना पड़ेगा, मगर वो एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। M4 मतलब M2 और M4 ऑपोजिट डायरेक्शन में अलोंग द सेम लाइन। देखो ये दोनों फोर्सेस अलोंग द सेम लाइन नहीं है, इसलिए इनका टॉर्क बनता है। लेकिन अगर ऑपोजिट फोर्स सेम लाइन पे होंगे तो वो तो कैंसिल कर देंगे, ये लोग कैंसिल नहीं करते क्योंकि ये लोग अलोंग द सेम लाइन नहीं है, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। लेकिन BC और AD आर एक्टिंग ऑपोजिट अलोंग द सेम लाइन। नाउ सिंस दे आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन तो कैंसिल हो जाते हैं। इसीलिए इस कंडीशन में भी, इस पर्टिकुलर कंडीशन में भी फोर्सेस कैंसिल ईच अदर, इसलिए BC और AD की वजह से कोई भी टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा है। एट इनिशियल पोजीशन, एट इंटरमीडिएट पोजीशन भी कोई भी टॉर्क एक्ट नहीं होता। गेट दैट पॉइंट वेरी क्लियर। तो पूरा का पूरा टॉर्क जो हो रहा है वो सिर्फ आपके साइड्स AB और CD की वजह से हो रहा है। और ये उसका फॉर्मूला है NIAB का, ये फॉर्मूला उसका NIAB sin थीटा, ठीक है। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहूंगा।
ये जब आपका कॉइल घूमेगा, है ना, AB CD की जगह पे आएगा और ये घूम के CD AB की जगह पे आएगा। याद करिए आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, करंट का डायरेक्शन को चेंज होना पड़ेगा अगर AB घूम के, क्योंकि टॉर्क हो रहा है तो रोटेट हो रहा है, जब ये रोटेट होगा तो CD AB की जगह जाएगा, AB CD की जगह जाएगा, तो ये जो करंट है B to A को चेंज होना पड़ेगा A to B, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो फिर तो टॉर्क उल्टा हो जाएगा। टॉर्क उल्टा हो जाएगा मतलब ये घूमेगा ही नहीं, ये एक बार घूम के वापस रिवर्स मारेगा। वो रिवर्स ना मारे उसके लिए यहाँ पे कम्यूटेटर है, कार्बन ब्रश है, वो क्या करते हैं, जब ये घूम जाता है पूरा बाय 180 डिग्री ABCD की जगह CDAB की जगह, तो यहाँ पे ब्रश और कम्यूटेटर क्या करते हैं, करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं। जो करंट इनिशियली B से ही जा रहा था, जब वो इधर आता है तो वो A से भी जाता है, मतलब ये डायरेक्शन मेंटेन रहता है, ये डायरेक्शन मेंटेन रहता है। AB जहाँ पे फोर्स ऊपर का था, जब वो घूम के यहाँ पे आ जाता है तो उस समय उस पे फोर्स नीचे का रहता है, तो वो कंटिन्यूअसली रोटेट हो सकता है। यही फंक्शन है यहाँ पे जो ब्रश, कार्बन ब्रश और कम्यूटेटर लगता है ना, उसका ये फंक्शन है कि हर आधे साइकिल पे, मतलब हर 180 डिग्री पे करंट का डायरेक्शन चेंज करते रहने का, जिससे कि टॉर्क हमेशा उसको गोल घुमाता रहे, वो रिवर्स टॉर्क ना हो जाए, उस बात का ध्यान रखना होता है। तो ये सब आपका पूरा इंफॉर्मेशन था अबाउट टॉर्क और ना करंट लूप। अब ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया हुआ है, अब ये फॉर्मूला यूज होता है हमारे मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर में, जो आपको मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में एज अ एमीटर वोल्टमीटर जो समझाया था, मैंने बोला था कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में उसको देखेंगे डिटेल में। तो अभी वो टाइम आ गया है कि हम लोग उसको समझें कि कैसे ये प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी से कैसे मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर वर्क करता है। ओके, सो लेट्स सी अबाउट मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। तो देखिए मैंने आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। इस तरह का डायग्राम हमने वहां देखा था, मगर एग्जैक्टली ऐसा नहीं था। तो देखिए दो तरीके से मैंने दिखाई, आपका टॉप व्यू है, दिस इज यू कैन से टॉप व्यू, टॉप व्यू, और ये आपका फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू। अब मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, इट इज यूज्ड टू मेजर, मतलब एज अ वोल्टमीटर भी काम कर सकता है, एज एन एमीटर भी, कैलिब्रेशन अगर कर दे तो काम कर सकता है कि नहीं। तो काफी इंपॉर्टेंस है उसका, हमने वो करंट इलेक्ट्रिसिटी। मगर अभी मैं ये चीज मेंशन करना जरूरी है कि ऐसे हम लोग ऐसे कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स को बोलते हैं एनालॉग, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं एनालॉग, जो पुराने जमाने में यूज होता था। एनालॉग आप बोलेंगे पुराने जमाना मतलब थोड़े साल पहले, आजकल तो क्या डिजिटल आ गया, डिजिटल का जमाना है, बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर्स हर चीज डिजिटल होती जा रही है, तो यूज ये नहीं होता है आज के ज़माने में, ये यूज़ नहीं होता है क्योंकि डायरेक्टली वो नंबर आ जाता है, आपको फिर पॉइंटर वॉइंटर देखना नहीं पड़ता है। लेकिन बहुत सारे कॉलेज अभी भी यूज़ करते हो, हमको मालूम होना चाहिए ना, स्टार्ट तो यहीं से हुआ है, अभी डिजिटल हुआ है, पहले तो एनालॉग था, तो हम लोग एनालॉग पढ़ रहे हैं। ये मैं आपको स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप इसको लिखे, एक्सप्लेनेशन लिखे, तो ये लिखे कि ये एनालॉग वोल्टमीटर और एमीटर के लिए है, नॉट डिजिटल। डिजिटल में ये यूज़ होता नहीं है। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए ध्यान से देखेंगे ना, तो एक आयन कोर है, आयन कोर याद करिए, मैंने आपको करंट में सिखाया था, अब आप देख सकते हैं एक बार। और उसके ऊपर ना बहुत सारे कॉइल्स हैं, कॉइल जो होता है बहुत सारे टर्न्स होते हैं कॉइल का, जो पूरा इधर वाउंड होता है अराउंड दिस आयन कोर, इस आयन कोर के अराउंड वाउंड है। फिर यहाँ पे आपका स्प्रिंग है, यहाँ पे मिरर है, और इस तरह से इसको पूरा, और यहाँ से आपका हॉर्सशू मैग्नेट है। अब ये जो मैग्नेट जो फील्ड क्रिएट करता है ना, वो रेडियल फील्ड की तरह, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इसका बेनिफिट क्या पता है, जो टॉर्क क्रिएट होगा ना, टॉर्क वो बहुत मैक्सिमम टॉर्क होगा बिकॉज ऑफ दिस यूनिफॉर्म। और ये आपका सॉफ्ट आयन कोर क्या करता है, इसकी वजह से आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, जो यहाँ से आ रहा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड इधर से और इधर से जो आ रहा है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब ये सामने से देखा, अभी ऊपर से देखिए, ऊपर से आप जो ऊपर से देखेंगे तो ये देखिए, ये आपका सॉफ्ट आयन कोर है, जो ऊपर से दिखेगा ये वाला पार्ट। फिर ये जो कॉइल है वो देखिए, ये लाइन दिख रही है, वो कॉइल है, ये पिवट, ये यहाँ से आप ऊपर से देखेंगे तो ये, और ये स्प्रिंग है, ये आपको स्प्रिंग दिखेगा, और यहाँ से पिवट दिखेगा इधर, या सस्पेंशन जो भी है। और ये आपका स्केल है, जहाँ पॉइंटर है, जहाँ पे से रीडिंग लिया जाता है, ठीक है ना। और ये देखिए आपका हॉर्सशू मैग्नेट, और मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो रेडियल है।
रेडियो में सर्कुलर टाइप है ना, हॉर्सशू क्या, तो रेडियो का बेनिफिट यही है कि टॉर्क बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएट हो सकता है। अब जब करंट पास होता है, तो अभी इस टॉपिक के जस्ट पहले हमने देखा है कि जब भी आप कॉइल में से करंट पास करेंगे प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, तो टॉर्क क्रिएट होता है। तो यहाँ भी वही चीज होगा, टॉर्क क्रिएट होगा और ये रोटेट होगा। तो टॉर्क कितना क्रिएट होगा भाई, टॉर्क जो क्रिएट होगा टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। लेकिन इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपका जो कॉइल है वो उसके प्लेन में लाई करता है, तो ये जो थीटा हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा फॉर द फोर्स, जो फोर्स इस पे आएगा ना टॉर्क के हिसाब से वो 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका साइन 90 हो जाता है, तो टॉर्क हो जाएगा एन आई ए बी, यही टॉर्क एक्ट होगा। और इस टॉर्क की वजह से घूमेगा कौन, कॉइल घूमेगा। अब जब कॉइल घूमेगा तो क्या होगा, सामने जो स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग उसको अपोज करेगा। ये तो हम जानते हैं स्प्रिंग का प्रॉपर्टी है, वो इसको अपोज करेगा। अब इसको बोलते हैं रिवर्स टॉर्क या बैलेंसिंग टॉर्क। स्प्रिंग जो करेगा ना, स्प्रिंग इट विल क्रिएट अ बैलेंसिंग टॉर्क। बैलेंसिंग टॉर्क ये क्या कोशिश करेगा, जो टॉर्क एक साइड जो टॉर्क की वजह से कॉइल घूम रहा है उसको बैलेंस करना। क्यों बैलेंस करना, क्योंकि जब तक वो रुकेगा नहीं तब तक हम रीडिंग कैसे देखेंगे करंट का, आपका ये हिलता ही रहेगा तो रीडिंग क्या मिलेगा। तो ये क्या करता है ना, उस जितना भी टॉर्क है ना, जैसे करंट कम होगा तो कम टॉर्क होगा, करंट ज्यादा होगा तो ज्यादा टॉर्क होगा। तो जितना ज्यादा टॉर्क होगी वो डिफ्लेक्ट होगा, फिर उसको रोकने का काम, उस जगह पे रोक सकें जिससे कि हम रीडिंग ले सके, उसको रोकने का काम कौन करेगा, उसको रोकने का काम ये स्प्रिंग करता है। तो स्प्रिंग क्या क्रिएट करता है, अब बैलेंस, क्योंकि टॉर्क को अगर आपको रोकना है तो आपको सामने एक दूसरा टॉर्क देना पड़ेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो काम कर रहा है हमारा स्प्रिंग। तो अगर सपोज डिफ्लेक्शन एंगल है फाई, डिफ्लेक्शन एंगल सपोज फाई है, तो रिस्टोरिंग टॉर्क या बैलेंसिंग टॉर्क ना दैट इज इक्वल टू के फाई। अब आप बोलेंगे के क्या है भाई, के जो है ना ये हमने पढ़ा है आगे ऑसिलेशन में, इसको बोलते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट। ये हमने कहां पढ़ा है, ऑसिलेशन में भी पढ़ा है। के को बोलते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में मतलब टर्निंग टॉर्क एंड बैलेंसिंग टॉर्क दोनों बैलेंस हो जाएगा। तो जब बैलेंस हो जाएगा तो इक्वेशन कैसा दिखेगा, इक्वेशन कहां लिखता हूं, यहां लिख देता हूं मैं। इक्वेशन हो जाएगा के फाई इज इक्वल टू एन आई ए बी। तो फाई इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन के, और आई को मैं बाहर लिखता हूं। क्यों आई को बाहर लिखा, एन नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, ए एरिया ऑफ कॉइल कांस्टेंट, बी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, के तो खुद ही कांस्टेंट है, मतलब ये सब कांस्टेंट है। तो फाई जो डिफ्लेक्शन है वो इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, और रीडिंग वैसा दिखाएगा ये पॉइंटर। जितना ज्यादा करंट पास होगा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा होगा, तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा तो पॉइंटर भी स्केल पे ज्यादा करंट दिखा सकेगा। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या प्रिंसिपल है कि कॉइल विच इज आयरन कोर के साथ जो कॉइल अगर एनक्लोज्ड है, सस्पेंडेड टाइप है, तो जब उसमें से करंट पास होता है सो इट एक्सपीरियंसेस द टॉर्क, और वो टॉर्क क्या करता है, दैट टॉर्क गिव्स यू द करंट और द वोल्टेज करस्पॉन्डिंग टू दैट पर्टिकुलर करंट। मतलब बेसिक प्रिंसिपल हम लोग बोल सकते हैं। वर्ड एक्चुअली लोग बोलते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स के हिसाब से होता है, दैट इज फाइन। तो आप कैसे भी उसको प्रिंसिपल को लिख सकते हैं। तो सिंपल है प्रिंसिपल, मतलब एक ऐसा कॉइल along with the core placed in a radial magnetic field and a suspended type, तो जब उसमें से करंट पास होता है तो उसका टॉर्क जो क्रिएट होता है वो इस तरह से क्रिएट होता है उसमें से मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो जाए। ये एक्चुअल वर्ड्स है प्रिंसिपल का, लेकिन यहाँ पे हमने कोई मैक्सिमम फ्लक्स का बात ही नहीं किया, मगर ये लिखना पड़ेगा अगर आप एक्चुअल लिखने जाएं। टेक्स्ट में दिया तो नहीं है, लेकिन अगर कोई पूछे तो मैंने आपको बता दिया। So this is all about your moving coil galvanometer. I hope आपको एक moving coil galvanometer समझ में आया। अभी इस पे ये तो हो गया, अभी छोटा सा है ना, एक छोटा सा टॉपिक इस पे रह गया है, वो हम लोग अभी कर लेते हैं, क्योंकि एक बार वो हो जाता है ना तो हमारा आधा चैप्टर हो जाएगा। अब वो टॉपिक कौन सा है तो देख लेते हैं वो टॉपिक क्या है। वो टॉपिक है मैग्नेटिक डाइपोल।
मैग्नेटिक डाइपोल। अब ये डाइपोल तो इलेक्ट्रिक में तो देखा था, और मैग्नेटिक में आपने लास्ट ईयर मैग्नेट में देखा है, अगर आपने 11 में मैग्नेट पढ़ा है तो। मतलब अगर बाहर मैग्नेट है नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से साउथ जाती है और अंदर साउथ से नॉर्थ जाती है ना, इसी को बोलते हैं मैग्नेट डाइपोल। और ऐसा बोला गया सिंगल डाइपोल होता नहीं है, मोनोपोल होता नहीं है मैग्नेट में। इलेक्ट्रिक में हो सकता है लेकिन मैग्नेट में मोनोपोल हो नहीं सकता, ऑलवेज हैज टू बी डाइपोल, और इट इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इलेक्ट्रिक डाइपोल में अंदर नहीं होता कंडक्ट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है वहां पे, तो लाइंस ऑफ फोर्स नहीं होता। फिर उसके साथ एक और एक्सप्लेनेशन था, अगर याद हो तो, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 11 पे m यूज किया था, यहाँ पे उन्होंने म्यू यूज किया है, ठीक है, सिंबल चेंज कर दिया। तो म्यू क्या है? म्यू इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब मैं मैग्नेट की बात नहीं कर रहा, एक्चुअली मेरे को सिर्फ इंट्रोड्यूस करता हूं, हम लोग कॉइल की बात करें, हम लोग कॉइल पे आते हैं, ठीक है। अभी हमने कॉइल पे टॉर्क का फॉर्मूला क्या यूज डिराइव किया, NIAB, है ना, NIAB। अब अगर आपको याद हो टॉर्क इलेक्ट्रिक के डाइपोल में, इलेक्ट्रिक दिस इज फॉर मैग्नेट, ये तो मैग्नेट के लिए। अगर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मुझे कंपेयर करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल में टॉर्क का फॉर्मूला हमने डिराइव किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, याद करिए, PE, मेरे ख्याल से P यहाँ पे, अच्छा यहाँ पूरा मैंने लिखूंगा, यहाँ लिखना पड़ेगा NIAB sin थीटा, सॉरी पूरा लिखना पड़ेगा फॉर्मूला, NIAB sin थीटा, यहाँ पे था P sin थीटा इलेक्ट्रिक डाइपोल में। और मैग्नेट का जो हमने अभी डिराइव किया कॉइल का, उसका फॉर्मूला NIAB sin थीटा। ये तो मूविंग कॉइल गलत हमने थीटा 90 लिया है, लेकिन जनरल फॉर्मूला तो ये है NIAB sin थीटा। और ये हमारा फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। अगर आप इन दोनों कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग, तो आप देखेंगे कि E तो इज करस्पॉन्डिंग टू B और sin थीटा तो है, और जो बचा हुआ पार्ट है वो ये क्या है, व्हाट इज P? P इज योर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ बचा क्या है, यहाँ बचा है NIA। इसको आप क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मतलब NIA को आप म्यू यूज कर सकते हैं, आपका टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू B sin थीटा। नया फॉर्मूला जहां म्यू क्या है, NIA, कहां से आया, कंपेयर करके आया। इलेक्ट्रिक डाइपोल हम कर चुके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसके फॉर्मूला में E sin थीटा, इधर B sin थीटा, इधर जो बचा है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, तो इसमें जो बचा होगा वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, इसलिए NIA को हम लेंगे म्यू विच इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो टॉर्क का फॉर्मूला NI की जगह लिखें म्यू B sin थीटा, और यहाँ है PE sin थीटा। इस तरीके से टॉर्क का फॉर्मूला मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनता है म्यू B sin थीटा, ठीक है। ये किसके लिए, कॉइल के लिए, कॉइल। अब देखिए कॉइल के बारे में मैं आपको समझाता हूं। कॉइल, ये आपका सपोज एक कॉइल है ना, ये इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, देखिएगा, बहुत मस्त है। कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, आप रेक्टेंगुलर भी ले सकते हैं, सर्कुलर में समझाना इसी इसलिए। अब इस कॉइल में करंट है ना क्लॉकवाइज आ रहा है, जहां से क्लॉकवाइज, यहाँ पे जो करंट है क्लॉकवाइज है, और यहाँ पे जो करंट है ना वो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब कॉइल जो होता है ना, कॉइल, उसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड जहां भी होगा तो वहां पे दो पोल तो होना चाहिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, क्योंकि मैंने बोला एक पोल तो होता नहीं। इसका मतलब अगर करंट कैरिंग कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि ऑयस्टर ने बताया है, तो इधर भी तो दो पोल होना चाहिए ना, नॉर्थ एंड साउथ। तो कैसे डिटरमाइन होता है, ध्यान से सुनिएगा। तो आपका जो ऐसा कॉइल है, ऐसा सपोज हॉरिजॉन्टली, सपोज करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, और एक दूसरा कॉइल है, करंट उल्टा फ्लो हो रहा है। तो अभी आप ये ऐसे करंट फ्लो हो रहा है तो आप ऐसे लेंगे, थंब ऊपर की तरफ जाएगा, थंब ऊपर की तरफ जाएगा, तो
अगर ये मेरा मैग्नेट है, जैसा लाइक ऐसा मैग्नेट करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेट लाइंस ऑफ फोर्स साउथ से नॉर्थ जा रही है। इसका मतलब है अगर ये ऐसे जा रहा है तो नीचे की तरफ साउथ पोल है और ऊपर की तरफ नॉर्थ है। आपका जो कॉइल है ना, कॉइल ऊपर का सरफेस साउथ है, सॉरी नॉर्थ है, और नीचे का साउथ है। अच्छा, करंट अगर सब इस तरफ जा रहा है तो आप अपनी उंगली ऐसा घुमाएंगे तो थंब नीचे की तरफ हुआ, नीचे की तरफ हुआ मतलब ऊपर का सरफेस जो है कॉइल का वो साउथ है और नीचे का सरफेस जो है कॉइल का वो नॉर्थ है। तो मैग्नेटिक फोर्स, लाइंस ऑफ फोर्स नीचे की तरफ जा रही है। समझ रहे हैं? मतलब कॉइल जो है, सिंगल कॉइल, उसका दो सरफेस समझने का, पतला सा कॉइल है लेकिन आपको समझना कि वो दो सरफेस का बना है। एक साइड जो है नॉर्थ पोल का काम करता है, दूसरा साइड जो है वो साउथ पोल का काम करता है। और आपके उंगलियां घुमाने से आप डायरेक्शन थंब से निकाल सकते हैं। अब ये मैंने क्या दिखाया, ये दिखाया कि क्लॉकवाइज से देखिए साउथ बनता है, तो जब भी क्लॉकवाइज करंट हो ना तो वो सरफेस साउथ होगा, पीछे वाला नॉर्थ होगा। और ये देखिए एन बनता है एंटी क्लॉकवाइज, तो जब भी एंटी क्लॉकवाइज होगा ना तो सामने वाला सरफेस नॉर्थ बनेगा, पीछे वाला साउथ बनेगा। ये आसानी से याद करने का तरीका है। नहीं तो बेस्ट तरीका तो ये उंगलियां घुमाओ करंट के डायरेक्शन में। थंब जा रहा है, थंब जा रहा है मतलब साउथ से नॉर्थ, थंब का डायरेक्शन मतलब क्या, साउथ से नॉर्थ। तो नीचे थंब अगर ऊपर है तो नीचे साउथ ऊपर नॉर्थ, अगर थंब नीचे ऊपर साउथ नीचे नॉर्थ। ऐसा समझने का कॉइल का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। जो डायरेक्शन होगा वही तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा ना, वही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। क्योंकि डाइपोल मोमेंट होता क्या मैग्नेटिक, वो साउथ टू नॉर्थ होता है। आपका जो म्यू होता है वो साउथ टू नॉर्थ होता है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है। जिस डायरेक्शन में आपका ये थंब जा रहा है वही डायरेक्शन में आपका म्यू रहेगा। और वही एक्चुअली आपका एरिया वेक्टर भी रहता है। आपका जो एरिया वेक्टर हमने देखा था ना अभी करंट लूप में, तो वही सेम डायरेक्शन में आपका जो म्यू का डायरेक्शन होता है वही आपका एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन होता है। तो ये मुझे आपको बताना था अबाउट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, है ना। और एक और छोटा सा टॉपिक है दैट इज डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक। याद है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या था, तो इसके हिसाब से हम लोगों ने वो भी किया था, पोटेंशियल एनर्जी। याद करिए, टॉर्क एक्ट होता है तो उसमें एनर्जी स्टोर होगी, जब भी फोर्स होगा डिस्प्लेस होगा तो एनर्जी स्टोर होगी। वहां तो डिराइव किया था, यहाँ डिराइव नहीं करने का, इसलिए फटाफट हो जाता है। मैग्नेट में बेनिफिट क्या पता है, जो आपने इलेक्ट्रिक में किया है ना वही मैग्नेट में सिर्फ फॉर्मूला चेंज कर देने का, डेरिवेशन का बहुत कम कर दिया उन्होंने, सिर्फ एनालॉजी से किया है। तो याद करिए, अगर आपको याद हो, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, याद नहीं तो याद दिलाता हूं, U थीटा इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। ये फॉर्मूला था फॉर पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल U, व्हाट विल बी इक्वल टू, U थीटा भी लिख सकते हैं आप, फाई, यहाँ पे हमने फाई लिया है तो फाई से अगर लिखना है सपोज। अब आप मुझे पता है अगर ये माइनस पी है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बाई पी की जगह यहाँ म्यू है तो हमको तो म्यू लेना पड़ेगा, डॉट यहाँ ई है तो यहाँ बी लेना पड़ेगा। सो सिंपल। और अगर उसको सिंप्लीफाई करना, माइनस म्यू बी कॉस थीटा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, वहां भी यही था, यहाँ पे था माइनस पी कॉस थीटा। देखिए कंपेयर कर रहे हैं, अपने को डेरिवेशन है ये मालूम है तो ये हो जाता है, P की जगह म्यू डालने का और आपका फॉर्मूला रेडी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। इसमें भी कोई आपसे पूछेगा भाई मैक्सिमम पोटेंशियल कितना है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, और आपसे कोई पूछेगा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, दो चीज पूछ सकता है इसमें। तो थीटा जीरो, थीटा अगर जीरो है, थीटा अगर जीरो है तो आपका U कितना हो जाएगा, U cos 0 1 होता है माइनस म्यू बी। थीटा अगर 180 है मतलब पाई है तो कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, cos पाई इज माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस हो गया भाई। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगा, जब U 0 होगा। मैक्सिमम पोटेंशियल कब होगा, जब थीटा जो है 180 डिग्री होगा, यहाँ पे थीटा 0 डिग्री होगा। इसको मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा रब कर देता हूँ। ये आपका म्यू का डायरेक्शन है और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है।
ये आपका म्यू का डायरेक्शन है और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। म्यू और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन है, मतलब थीटा 0 है। दैट मींस यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम। अच्छा ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब 180 डिग्री, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज मैक्सिमम पोटेंशियल जब म्यू और बी ऑपोजिट डायरेक्शन, और जब म्यू और बी सेम डायरेक्शन रहेंगे तो मिनिमम पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या, यहाँ इतना टॉपिक है आपको, मैग्नेटिक डाइपोल म्यू, देखिए नया चीज है म्यू, NIA, वो म्यू समझना है, उसके हिसाब से टॉर्क का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, और फिर पोटेंशियल एनर्जी वो भी कंपेयर किया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल -T है, यहाँ पे माइनस म्यू भी है, म्यू बी कॉस थीटा, और उसी हिसाब से मिनिमम मैक्सिमम पोटेंशियल निकाल देंगे। यहाँ पे हमारा आधा चैप्टर कंप्लीट हुआ, जहाँ पे हम लोग फोर्सेस पे डिस्कस करे थे। अब नेक्स्ट लेक्चर से ना हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, हाउ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन अ करंट इज फ्लोइंग थ्रू वायर। अभी रिमेनिंग टॉपिक उस पे डिस्कशन होने वाला है। इसमें सब है ना, एक सॉल्ड है, अनसॉल्ड है, और डायरेक्ट फॉर्मूला है। डायरेक्ट मतलब क्या, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB sin थीटा ऐसा, या टॉर्क इज इक्वल टू म्यू बी sin थीटा, मतलब कुछ सोचना ही नहीं है। एक सॉल्ड है वो आप डायरेक्ट देख सकते हो तो, और अनसॉल्ड भी डायरेक्ट है, इसलिए हम लोग इस पे सम नहीं करें क्योंकि वेरी डायरेक्ट है। अगर थोड़ा भी ट्रिकी होता तो मैं कर देता इस पे सम। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो मैंने बहुत कोशिश की, आज का जो थोड़ा सा स्टार्टिंग वाला पार्ट जो था ना, वो कॉइल वाला, हो सकता है उसमें थोड़ा सा मैंने पूरी मेहनत की है कि समझाने की एकदम आसान तरीके से, किस तरीके से फॉर्मूला डिराइव हुआ, टाउ इज इक्वल टू टॉर्क इज इक्वल टू NIAB sin थीटा, है ना, ये मैंने डिराइव किया। उसके बाद मूविंग कॉइल कलम पे इजी हो जाता, मूविंग कॉइल में कुछ नहीं था। उसके बाद यहाँ पे हमने मैग्नेटिक डाइपोल समझाया, जहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल लिखा, और फिर उसका पोटेंशियल। तो आई होप आपको समझ में आओगा आसानी से। सब मैंने बोला इजी है, वो आप कर सकते हैं, उसमें कुछ भी नहीं है। तो आज का हम लोग वीडियो, आज का लेक्चर स्टॉप करते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस टॉपिक ऑफ टुडे, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।